14 अगस्त 1947 की रात जब आधी दुनिया सो रही थी, भारत एक नए सवेरे की ओर बढ़ रहा था। 15 अगस्त की सुबह जैसे ही सूरज की पहली किरण भारत की धरती पर पड़ी, दिल्ली की सड़कों पर मानो कुंभ का मेला उतर आया। लोग हाथों में तिरंगा लिए संसद की ओर बढ़ रहे थे, एक दूसरे को गले लगा रहे थे, मिठाइयां बांट रहे थे। लेकिन इसी आजादी के जश्न के बीच देश का एक शहर ऐसा भी था जहां तिरंगा फहराना जुर्म था। उस शहर का नाम था भोपाल। आजादी के वक्त देश में 565 रियासतें थीं, जिनमें 561 ने भारत में विलय स्वीकार कर लिया था, लेकिन 4 रियासतें भारत का हिस्सा बनने को तैयार नहीं थीं। इन 4 में भोपाल भी शामिल था। यहाँ 15 अगस्त को कोई जश्न नहीं था, ना कोई तिरंगा, ना कोई आजादी का उत्साह, बल्कि जो तिरंगा फहराने की कोशिश करता उसे या तो गोली मार दी जाती या फिर जेल में डाल दिया जाता। अंग्रेजों की 200 सालों की गुलामी के बाद देश को आजादी मिल तो गई थी, लेकिन भोपाल के लोग अब भी नवाबी शासन के गुलाम थे। और पूरे 658 दिनों के संघर्ष के बाद 1 जून 1949 के दिन यहाँ की आवाम को असल आजादी मिली। लेकिन ये आजादी आसान नहीं थी। भोपाल को भारत में मिलाने के लिए कई कूटनीतिक चालें चली गईं। कई नौजवानों ने सीने पर गोलियां खाईं। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को नवाब की शर्तों के आगे झुकना पड़ा था। आखिर क्या थी वो शर्तें, क्यों झुकना पड़ा पटेल को और कैसे मिली भोपाल को आजादी, जानेंगे किस्से कहानी के 21वें एपिसोड में। नमस्ते, मैं हूं शिवेंद्र, आप देख रहे हैं पब्लिक वाणी। भोपाल की आजादी की कहानी को विधिवत समझने के लिए देश की आजादी से ठीक पहले कुछ बेहद जरूरी राजनीतिक घटनाक्रम को समझना होगा। दिसंबर 1945 द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हो चुका था, लेकिन इस युद्ध ने ब्रिटेन को अंदर से खोखला कर दिया था। ब्रिटेन की लेबर पार्टी की सरकार का खजाना खाली हो चुका था, देश के भीतर विरोध था और दुनिया भर में समर्थन खत्म हो चुका था। और तो और भारत पर राज करने के लिए अब ब्रिटेन को अपने ही बनाए सिस्टम पर भरोसा नहीं रहा था। यानी अब भारत को कंट्रोल करना उनके लिए लगभग नामुमकिन हो चुका था। ऐसे हालात में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने ऐलान किया कि 30 जून 1948 से पहले भारत को आजाद कर दिया जाएगा। यानी ब्रिटेन अब भारत छोड़ने का फैसला कर चुका था। लेकिन सवाल था, इतने बड़े देश में ट्रांसफर ऑफ पावर कैसे होगा? इसी ट्रांसफर ऑफ पावर को सही तरीके से पूरा करने के लिए ब्रिटेन ने अपने सबसे चालाक और अनुभवी अधिकारी लॉर्ड माउंटबेटन को चुना। अब यहीं से शुरू होती है भारत के बंटवारे और रियासतों के विलय की असली कहानी। और इसी कहानी में छुपा है भोपाल की आजादी का सबसे बड़ा राज। देश आजादी के मुहाने पर खड़ा था। भारत आए लॉर्ड माउंटबेटन ने जवाहरलाल नेहरू के सामने एक प्रस्ताव रखा। उसमें कहा गया कि ब्रिटिश रियासतों के राजा नवाबों को पूरी छूट है, वे चाहे तो भारत में शामिल हो जाएं, चाहे तो पाकिस्तान में चले जाएं, या फिर अपनी रियासत को पूरी तरह स्वतंत्र रख लें। माउंटबेटन के प्रस्ताव से देश में नया संघर्ष शुरू हो गया। उस वक्त भारत में 565 रियासतें थीं। ये रियासतें देश के करीब 48% इलाके और 28% आबादी को कवर करती थीं। मतलब आधा से ज्यादा भारत इन राजाओं नवाबों के कब्जे में था। अब दोनों तरफ से होड़ मच गई। पाकिस्तान की तरफ से मोहम्मद अली जिन्ना खुद इन रियासतों के नवाबों और महाराजाओं से मिल रहे थे और उन्हें अपने पाले में लाने की कोशिश कर रहे थे। वहीं दूसरी ओर भारत की तरफ से सरदार वल्लभ भाई पटेल और उनकी दाहिनी हाथ वीपी मेनन ने मोर्चा संभाला। सरदार पटेल की मेहनत रंग लाई। 561 रियासतों ने बिना ज्यादा टाल मटोल के भारत में शामिल होने का फैसला किया। लेकिन हैदराबाद, जूनागढ़, कश्मीर और भोपाल, ये चारों जिन्ना के प्रभाव में
काफी हद तक आ चुकी थीं। हैदराबाद, भोपाल और कश्मीर तो स्वतंत्र रहना चाहते थे। जूनागढ़ ने तो पाकिस्तान में जाने का ऐलान ही कर दिया था। सरदार पटेल ने मजबूती दिखाई। 1948 तक सेना की मदद से जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर को भारत में मिला लिया। लेकिन भोपाल की अलग ही कहानी थी। भोपाल के नवाब हमीदुल्लाह खान बड़े चतुर और प्रभावशाली शख्स थे। वे चैम्बर ऑफ प्रिंसेस के चांसलर रह चुके थे। नेहरू, जिन्ना और महात्मा गांधी के साथ उनके गहरे संबंधों के चलते पटेल के लिए भोपाल का विलय कराना मुश्किल हो गया था। ऐसे में पटेल सही मौके का इंतजार करने लगे। नवाब हर विरोध की आवाज को दबा रहे थे और जनता दोहरी गुलामी झेल रही थी। एक तरफ अंग्रेजों का राज और दूसरी तरफ राजाओं नवाबों का शासन, यानी रियासतों से आजादी की लड़ाई और भी कठिन थी। भोपाल में तो हालात और भी अलग थे। यहाँ करीब 90% आबादी हिंदू थी, लेकिन शासन मुस्लिम नवाब के हाथ में था। और हालत ये थी कि सिर्फ 10% लोग सभी बड़े पदों और नौकरियों पर काबिज थे। ऐसे में हुकूमत के खिलाफ आवाज उठाना लगभग नामुमकिन था। नवाबी शासन में हिंदुओं की स्थिति का अंदाजा आप एक फैसले से लगा सकते हैं। बरस 1922 तत्कालीन नवाब बेगम ने एक ईश निंदा कानून लागू किया। इस कानून के तहत किसी भी गैर मुस्लिम को इस्लाम की तौहीन के आरोप में कभी भी गिरफ्तार किया जा सकता था। और सबसे हैरान करने वाली बात, आरोपी को अपनी बेगुनाही खुद साबित करनी होती थी। यानी इसके बाद भोपाल के हिंदुओं को महसूस हुआ कि अब उन्हें अपनी सुरक्षा के लिए संगठित होना पड़ेगा। इसी बीच एक और घटना ने आग में घी डालने का काम किया। बड़े तालाब के किनारे शीतला मंदिर परिसर को कचरा घर बनाने का आदेश दे दिया गया। इससे लोगों की भावनाएं आहत हुईं और विरोध तेज हो गया। धीरे धीरे छोटे छोटे संगठन बनने लगे और फिर 1926 में एक बड़ा संगठन सामने आया, हिंदू सेवा संघ। इन लोगों ने महात्मा गांधी से बात की और आखिरकार ईश निंदा कानून को खत्म कराया। भोपाल को इसी साल एक नया नवाब मिला, हमीदुल्लाह खान, जो बेहद चतुर और प्रभावशाली राजनीतिज्ञ था, जिसके महात्मा गांधी, नेहरू, मोहम्मद अली जिन्ना, मोतीलाल नेहरू से काफी अच्छे संबंध थे। यही वजह थी कि वे 2 बार चैम्बर ऑफ प्रिंसेस के अध्यक्ष भी बने। लेकिन नवाब की असली चालाकी तब सामने आई जब उन्होंने महात्मा गांधी को भोपाल बुलाया। पूरा शाही महल खादी से सजा दिया गया और गांधी जी के सामने नवाब की खूब तारीफ की गई। नतीजा ये हुआ कि जब गांधी जी ने बेंजीर मैदान में सभा की तो उन्होंने नवाब की तुलना हजरत उमर से कर दी और भोपाल के शासन को राम राज्य जैसा बता दिया। महात्मा गांधी के मुंह से नवाब की तारीफ सुनकर जनता बेहद निराश हुई। लोगों के मन में सवाल उठने लगे, अगर गांधी जी ही नवाब के साथ हैं तो फिर हमारे संघर्ष का क्या मतलब। और उधर नवाब भी गांधी का साथ पाकर अपने भविष्य को लेकर पूरी तरह निश्चिंत हो गए। लेकिन विरोध अब भी थम नहीं रहा था। भोपाल के नवाब डिप्लोमेसी में मास्टर थे। मेजॉरिटी का विरोध बढ़ता देख उन्होंने सरकारी पदों पर उत्तर प्रदेश और पंजाब के लोगों की भर्ती शुरू कर दी, जिसका असर ये हुआ कि विरोध थोड़ी देर के लिए दब गया। लेकिन छिपे तौर पर जो असंतोष फैल रहा था, नवाब उसे भांप नहीं पाए। सरकारी नौकरियों में गैर भोपालियों की एंट्री से न केवल हिंदू बल्कि मुसलमान भी नाराज हुए। 1934 आते आते मेजॉरिटी सरकार नौकरियों से इस्तीफा देने लगे। इनमें भोपाल के महान स्वतंत्रता सेनानी ठाकुर लाल सिंह भी शामिल थे। लाल सिंह अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर राज्य हिंदू सभा की नींव डाली और हिंदी साप्ताहिक प्रजा अखबार की शुरुआत की। वहीं दूसरी तरफ मोहम्मद जरती, मशरिकी खान, शाकिर अली खां और अन्य साथियों ने मिलकर अंजुमन खुद्दमे वतन की स्थापना की और सुबह वतन उर्दू साप्ताहिक निकाला।
दोनों ही संगठन के अखबारों ने गैर भोपालियों को नौकरी दिए जाने के खिलाफ लेख छपने लगे। 1934-1935 में नवाब के खिलाफ विद्रोह की पहली बीज पड़ी। कई अखबार थे जो नवाब के खिलाफ लिख रहे थे। नवाब ने चुन चुन कर ऐसे अखबारों पर पाबंदी लगा दी। कई लोगों को जेल में ठूस दिया गया। आंदोलन भोपाल में सिमट कर रह गया, लेकिन इतिहासकार इसे भोपाल की आजादी का पहला अध्याय मानते हैं। भोपाल में अब जनता जाग चुकी थी। अंजुमन खुद्दमे वतन और हिंदू सभा के नेताओं ने मिलकर लड़ने का फैसला किया और 1929 में प्रजा मंडल की स्थापना हुई। इसका मकसद था जिम्मेदार हुकूमत बनाना। कुछ ही सालों में प्रजा मंडल लोगों की ताकत बन गया। 1944-45 तक हालात ऐसे हो गए कि नगर पालिका चुनाव में प्रजा मंडल ने बहुमत हासिल कर लिया। अब नवाब को खतरा साफ दिखने लगा और ऊपर से भारत की आजादी भी करीब थी। ऐसे में नवाब ने दो चाल चली। पहला, संपत्ति सुरक्षित करने के लिए कराची में पैसा भेजा। दूसरा, जनता को शांत करने के लिए नेताओं को अपने मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया। लेकिन ये चाल ज्यादा दिन नहीं चली। 15 अगस्त को अंग्रेजों की घर वापसी के लिए ही नवाब को पटेल का विलय से संबंधित खत मिला। नवाब ने 10 दिनों तक खत को चुपचाप रख लिया, लेकिन जब मामला सामने आया तो विरोध शुरू हो गया। इसके बाद हिंदू सभा के मास्टर भैरव प्रसाद सक्सेना पहले व्यक्ति थे जिन्होंने नवाब के मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया और कुछ ही दिनों में पूरा मंत्रिमंडल टूट गया। अब नवाब ने एक और चाल चली। ऊपर से भारत में शामिल होने की हामी भर दी, लेकिन अंदर ही अंदर रियासत को अलग रखने की योजना बना डाली। इसके लिए प्रजा मंडल के नेताओं से गुप्त समझौते भी कर लिया, लेकिन ये राज ज्यादा दिन छुप नहीं सका। जैसे ही नई राह अखबार में खुलासा हुआ, पूरे भोपाल में गुस्से की लहर दौड़ गई। प्रजामंडल 2 हिस्सों में बंट गया और जनता सड़क पर उतर आई। मामला इतना बढ़ गया कि रतन कुमार जैसे लोग सीधे सरदार वल्लभ भाई पटेल तक पहुंच गए। रतन कुमार और उनकी टीम सरदार पटेल से मिलकर भोपाल लौटती है। यहीं से इस आंदोलन को नई रफ्तार मिलती है। पूरा भोपाल अब सड़कों पर उतरने लगा था। हर कोने से भारत के साथ मिलने की आवाजें उठने लगी थीं। युवाओं की एक टीम तैयार हो रही थी, जिसकी खबर नवाब हमीदुल्लाह खान तक भी पहुंच रही थी, जो उन्हें बहुत परेशान कर रही थी। दिसंबर 1948 बरेली में एक बड़ी सभा हुई, जहां खुलेआम भोपाल की आजादी के नारे लगे। खबर सुनकर नवाब बौखला गए। आंदोलन में शामिल नेताओं की गिरफ्तारी का आदेश दे दिया। पुलिस घर घर जाकर लोगों को घसीट घसीट कर पकड़ने लगी, लेकिन आंदोलन दबा नहीं और भड़क उठा। अब लड़ाई आर पार की हो चुकी थी। नवाब ने साम दाम दंड भेद हर तरीका अपनाया। पूरा इलाका फौज की छावनी में बदल दिया गया। फिर आया जनवरी 1949 का दिन। बरेली में हजारों की तादाद में लोग नवाब के खिलाफ जुटे हुए थे। इस समय तक 2:45 बज चुके थे। सभा कुछ देर में शुरू होने वाली थी। तभी नवाबी झंडे के नीचे तहसील में खड़े सर्किल इंस्पेक्टर ने सीटी बजाई। सीटी बजाते ही बाजार में तैनात पुलिस और मिलिट्री सभा प्रांगण में बैठी निरीह जनता पर भूखे भेड़ियों की तरह टूट पड़ी। बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग, किसी को नहीं छोड़ा गया। शाम तक पूरा शहर हिंसा की आग में जल रहा था। कर्फ्यू लगा दिया गया और रात होते होते मानवता कहीं खो गई थी। बरेली के दमन के बाद भोपाल में आजादी की आग और तेज हो चुकी थी। भोपाल की सेंट्रल जेल और बैरागढ़ की जेल भर चुकी थी। उधर दिल्ली में सरदार पटेल भी भोपाल पर नजरें गड़ाए हुए थे। इधर युवाओं ने 14 जनवरी को नवाबी झंडे से भोपाल को फ्री कराने का फैसला कर लिया था। ये मकर संक्रांति का दिन था। नर्मदा के बौरास घाट पर मेला लगा हुआ था। यहीं एक आंदोलनकारियों की बैठक हो रही थी। बैठक में करीब
25,000 लोग शामिल हुए। इसी भीड़ से एक इकहरे बदन का 26 साल का नौजवान विशाल सिंह हाथ में तिरंगा थामे वंदे मातरम के नारे लगाता हुआ मंच की ओर बढ़ रहा था, जिसे थानेदार जाफर अली रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो नौजवान धक्का देकर आगे बढ़ जाता है। गुस्से में जाफर ने विशाल के पांव पर गोली चला दी। विशाल बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ता है। उनके जमीन पर गिरते ही तिरंगा 16 साल के छोटे लाल ने थाम लिया। पुलिस उन्हें भी गोली मार दी। फिर धन सिंह, मंगल सिंह को जाफर एक एक करके 4 युवकों पर गोली चलाता है। अब तक विशाल होश में आ चुका था। विशाल झंडे को फिर से थाम लेते हैं और ललकार कर जाफर अली से कहते हैं कि अब सीने पर गोली मार हत्यारे। जाफर ने दनादन 2 गोलियां विशाल के सीने पर दाग दी। सीने पर गोली खाकर भी उन्होंने तिरंगे को संभाले रखा। नर्मदा का घाट उस रोज जंग का मैदान बन चुका था और नदी के किनारे का सन्नाटा गोलियों की आवाज में गूंज उठा था। बोरास कांड के बाद अब सब कुछ बदल चुका था। खून बह चुका था और दिल्ली तक इसकी गूंज पहुंच चुकी थी। 15 जनवरी 1949 को जब ये खबर सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास पहुंची तो उनके मुंह से निकला, अब बहुत हुई नवाबी। भोपाल का अब भारतीय संघ में विलय का समय आ गया है और यहीं से भोपाल के विलय की उल्टी गिनती शुरू हो गई। पटेल ने तुरंत वीपी मेनन को भोपाल भेजा। नवाब से बातचीत शुरू हुई। नवाब ने समझौते में अपनी सारी सुविधाएं जोड़ दी। पैसा, महल, टैक्स, छूट, हथियार रखने की आजादी, सब कुछ। इस पर सवाल भी उठे, लेकिन पटेल का जवाब साफ था, मुझे सिर्फ सत्ता चाहिए, बाकी सब बाद में देख लूंगा। और फिर घटनाएं तेजी से बदलने लगी। 30 जनवरी नवाब का मंत्रिमंडल भंग हो गया। 6-7 फरवरी तक ज्यादातर कैदियों को रिहा कर दिया गया। इसके बाद 4 महीने तक बातचीत चलती रही और आखिरकार नवाब छुप गए। 1 जनवरी 1949 को भोपाल आधिकारिक रूप से भारत का हिस्सा बन गया। यानी भारत की आजादी के 658 दिन बाद भोपाल को असली आजादी मिली और कुछ ही सालों में नवाब को दी गई सारी रियायतें भी खत्म कर दी गईं। ये कहानी है संघर्ष की, बलिदान की और उस जज्बे की जिसने भोपाल को भारत का अभिन्न हिस्सा बना दिया। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को शेयर करिएगा जिससे ये कीमती जानकारी हर किसी को मिल सके। धन्यवाद।